नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 66 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा सेट है वो 67 है। इसके अंदर हम 22 फरवरी की प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। यदि वो आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और यहाँ पर हम केवल मोस्ट सवाल डिस्कस करने वाले 22 फरवरी का प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मोस्ट जो सवाल है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी जो सवाल है यानी कि जितने भी इनमें बाकी पूछे गए थे सवाल और जो आज हम करने वाले उन सब की पीडीएफ आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला पेपर। और ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है 22 फरवरी का और इसमें जो पहला सवाल हमने लिया है वो सवाल नंबर 4 है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो कि टेक्स्ट बुक की ओर से हैं। तो ये आपके लिए जनवरी मंथ का अंतिम मौका है। इसके बाद इसकी प्राइस हाइक होने वाली है। अभी आपको देखिए ऑफर में 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर 59 का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर 31 जनवरी यानी 1 फेब के बाद आपको ये ही पास 359 में मिलने वाला है। अभी आप इस कोड से इस पास को 339 में ले सकते हो। तो ये अभी कुछ दिन के लिए मौका है, अंतिम अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम में मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सा सेक्शन वीक है, इसके लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आप डेली मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक पर सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अभी साथ ही साथ आपके पास मौका है, यदि आप मॉक टेस्ट लेते हो तो निशान मैग्नाइट जैसी कार जीत सकते हो यदि आपका लक अच्छा रहा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से इस डील को ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये बताना है। यानी मेरे पास 4 भिन्न दी गई है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये मुझे बताना है। तो हमें देखो इस सवाल को कर तो हर कोई लेगा मगर जल्दी से जल्दी टाइम में कैसे किया जाए मेन बात वो है। तो देखो किस प्रकार, सबसे पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। 7/6, 7/9 है दूसरी भिन्न, 4/5 और 5/7। अब आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखो, अंश और हर के बीच का। तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से अंतर है। अब हमें क्या करना है, अंतर को यदि मैं बराबर कर लेता हूं तो मैं अंश से पता कर सकता हूं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। यदि अंतर है जो यहाँ पर बराबर हो जाए, अंश और हर का सभी के अंदर यदि बराबर कर दें हम, तो मैं केवल अंश से बता सकता हूं जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो अंश को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी को 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो पहली भिन्न है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो तीसरी भिन्न है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सबका बराबर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो अंतर कितना हो जाएगा, यदि 1 को 2 से करता हूं तो 2, तो इसलिए मुझे अंश को भी करना पड़ेगा और हर को भी करना पड़ेगा। हर हम यहाँ पर नहीं ले रहे, केवल अंश लेंगे। जब अंश को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दूसरे में अंतर 2 ही है इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तीसरे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो जाएगा और चौथे की बात करते हैं तो 5 हो जाएगा। अब आपके पास अंश आ चुके हैं, अंतर हमारा बराबर हो चुका था। तो अब आप देखो कि जो आपकी छोटा है अंश, यदि अंश का मान जो यानी हमारे पास संख्या अंश की छोटी है वही आपकी छोटी भिन्न होगी और जो अंश का मान सबसे बड़ा है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो चौथी भिन्न थी उसमें मान सबसे अंश के अंदर 5 आ रहा है, सबसे छोटा मान आ रहा है, तो यही मेरी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। चौथी भिन्न कौन सी थी, 5/7 थी, तो 5/7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या दे रखा है, साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 की धनराशि पर ब्याज बताना है कितना आया। अब जो आपको ब्याज दे रखा है वो तो प्रतिवर्ष के हिसाब से दे रखा है और आपसे 9 महीने का ब्याज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी 12 महीने की दर है, 1 साल की दर है, उसको हम 9 महीने की दर में चेंज कर लेते हैं। तो देखो दर क्या होती है, परसेंटेज के अंदर ब्याज। तो मैं इसको थोड़ा सा और सरल करूंगा तो 25/4% हो चुका है मेरा। ये कितना है, 12 महीने का ब्याज हो चुका है।
कितने महीने का? 12 महीने का ब्याज है, कहने का मतलब 1 साल का मतलब 12 महीने का ब्याज। तो 1 महीने का ब्याज मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 12 महीने का परसेंटेज के अंदर ब्याज है, मैं इसको 12 से यदि भाग दे देता हूं तो ये मेरे पास 1 महीने का आ चुका है। अब हमें कितने महीने का निकालना है? 9 महीने का। तो आप इसको 9 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 9/12 हो चुका है और इधर 4 था, इस प्रकार से हो चुका है। सरल करोगे तो आप 25 आपका ये 16 आ जाएगा, काटोगे ऊपर नीचे तो आपका कितना आ जाएगा, 75/16% आ चुका है। 9 महीने का ब्याज अब आपके पास आ चुका है, या 9 महीने की दर कह दो, आपके पास 75/16% आ चुकी है। अब हमारा सवाल सिंपल सा बचा है कि 16,000 जो 800 राशि है उसका 75/16% आपको निकालना है। और परसेंटेज का यदि हम साइन हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 इंटू परसेंटेज का साइन हटाया तो 100 आ गया। 00 से 00 कट जाएगी, और इसको आप 8 से 21 बार जाएगा और ये 8 से 2 बार जाएगा। 21 से 75 को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 5 बार 105 आता है, 10 आई हासिल, 147 और 157 हो जाएगा, बटे 2 है। 2 का यदि इसके अंदर भाग दोगे तो पहले 7 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 7 बार और 0.5, 787.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रकार से। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। इसमें देखो आपसे क्या पूछा गया है, एक बिंदु दिया गया 1.2, और ये अब आपको एक वर्त की समीकरण दी गई है। बिंदु क्या दिया है, 1 1 2 दे रखा है आपको। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम पता करेंगे कि बिंदु है जो वर्त के अंदर है या वर्त के ऊपर स्थित है या वर्त के बाहर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु का मतलब क्या है, एक है जो x का मान हो चुका है, 2 है जो y का मान हो चुका है। इस प्रकार से ये बिंदु हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे और ये देखेंगे कि मान माइनस में आता है या जीरो आता है या प्लस में आता है। यदि माइनस के अंदर आता है तो हम कहेंगे अंदर है बिंदु, यदि जीरो आता है तो वर्त के ऊपर है, वर्त पर है, और यदि प्लस आता है तो बाहर है बिंदु, ये कह देंगे। अब मान रखो आप, इसके अंदर ये x का मान 1 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे इस प्रकार से। तो x का मान 1 रखा तो 1, उसके बाद में 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और +1 ये आ चुका है। अब आप इनको सॉल्व करो और देखो कि क्या प्लस में मान आ रहा है या माइनस में मान आ रहा है। तो प्लस वालों को जोड़ते हैं तो 1 + 4 और 1 ये 6 हो चुका है, और माइनस का 11 आ चुका है। तो यहां से मेरा मान कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, -5 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि बिंदु कहां पर होगा, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब वर्त के अंदर होगा। तो किस ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वर्त के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो वर्त के अंदर स्थित होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न समीकरण को हल करना है इसको। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आसान करने का, सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान यही है कि आप क्या करो, थीटा की कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर पुट करके देखो। अब देखो सबसे पहले हम वैल्यू कौन सी, या तो 0 पुट करते हैं या 90 पुट करते हैं। मगर जब आप 0 रखोगे तो साइन थीटा देखो 2 ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। एक तो पहला ऑप्शन 0 हो जाएगा और एक ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, यानी 2 मान सेम हो चुके। जब हम 90 की बात करते हैं, जब आप 90 रखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 0 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 0 हो जाएगा, इसलिए हम 90 भी नहीं रख सकते। अब हम मान लेते हैं, उसके बाद में 45 लेके देखते हैं। जब हम 45 लेते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा बराबर आएगा कितना, 1/√2, और ऑप्शन नंबर 2 भी 1/√2 आएगा, यानी 45 पे मान हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। हमें ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे हमारे जो ऑप्शन है वो यूनिक आए। तो अब हमारे पास क्या बचा है, एक 30 डिग्री बचा है, एक 60 डिग्री बचा है। मैं यहाँ पर 60 डिग्री ले रहा हूँ, आप 30 डिग्री भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर आप 60 डिग्री रखो। तो 1 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। नीचे बात करते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर साइन था, माइनस का था, प्लस का नहीं, माइनस लगा दिया। साइन स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। नीचे 1 + 1/√2 हो जाएगा, माइनस √3/2, 1 - 1/2, ये हो चुका है। थोड़ा और सरल कर लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा,
ये 3/2 हो चुका है और नीचे √3/2 आ चुका है, -3/4 और 3/2 हो चुका है। यहाँ पर बात करते हैं तो √3/2 और बटे 1/2 इस प्रकार से हो चुका है। 2 से तो देखो 2 कट चुका है, यहाँ बात करें तो इस प्रकार कट चुका है और यहाँ पर 2 से 2 कट चुका है। तो कितना आया मान, एक तो 1 बचा सबसे पहले, उसके बाद में 3/√3 बचा है। फिर बात करते हैं 1/2 बचा है और यहाँ बात करते हैं तो √3 बचा है। अब देखो ये 3/√3 का मतलब क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि √3 से 3 कटा और कितना आया, √3 आ चुका है। अब यहाँ से ये घट जाएगा और बचा कितना आपके पास 1 - 1/2 और घटाने पर आपका मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ चुका है। तो हमारा मान कितना आ चुका है, प्लस का 1/2। अब आप ऑप्शन के अंदर 60 डिग्री रखोगे और देखोगे कि किस से प्लस का 1/2 आ रहा है। पहले में रखोगे 60 डिग्री तो √3/2 आता है, cos 60 का मान आपका 1/2 आएगा। ये प्लस का ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, बाकी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा हमें। तीसरे के अंदर रखोगे तो माइनस के अंदर आएगा और चौथे के अंदर भी मान माइनस के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या दे रखा है आपको, पूछा गया है इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 होंगे। ठीक है, तो देखो मूल आपको दे रखे हैं, तो समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं, समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं, समीकरण होती है हमारी x² माइनस मूलों का योग। यदि मैं मूल अल्फा प्लस बीटा मान लेता हूं तो मूलों का योग रखोगे, फिर x, फिर प्लस, फिर मूलों का गुणनफल, ये होता है। ये हमारी समीकरण हो जाती है बराबर 0। तो देखो यहां पर क्या हुई हमारी समीकरण, x², फिर आया माइनस, पहले आया माइनस, ये ध्यान रखना है आपको, कहां पर माइनस आ रहा है और कहां पर प्लस आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो x², फिर माइनस, फिर मूलों का योग इंटू x, फिर प्लस आया है और फिर मूलों का गुणनफल आया बराबर 0। अब देखो हमारे पास मूल क्या दे रखे हैं, -2 और 3 दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम मूलों का योग निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, और मूलों के गुणनफल की बात करते हैं तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। अब मान रखो x² और ये आपका -x हो जाएगा, और फिर आप यदि -6 हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका मान आ जाएगा। मैंने ये क्या किया, ये जो दोनों मान आए थे, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन के अंदर रखे, तो मान इस प्रकार से मेरी समीकरण आ चुकी है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखने को मिलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय धनराशि 338 का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक दर से 2 साल में कोई राशि इतनी हो जाती है, तो पूछा है मूलधन कितना है, ये पूछा गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास 1 साल की दर दे रखी है 4%, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल की दे रखी है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, तो हम कंपाउंड दर निकालेंगे, और कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, x + y, x × y बटे 100। इस प्रकार से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4.16 आ जाएगा, 4.16% आ जाएगा। ये आप रख के देख लेना, यहाँ पर x का मान भी 4 रखना और y का मान भी 4 रखना है, तो ये 4.16% कंपाउंड दर आ चुकी है 2 साल की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, राशि इतनी हो जाती है। राशि का मतलब कि मूलधन था 100 रुपये यदि है, उसके अंदर ब्याज जुड़ा, उसके अंदर क्या ब्याज जुड़ा, और राशि उसके बाद में कितनी हो गई 104.16, इस प्रकार से हो गई है। कितनी 104.16, और 104.16 की वैल्यू आपको 338 दे रखी है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास राशि x थी, उसका 104.16% कितना है, ये आपका 338 है। कहने का मतलब ये है, यदि वो ब्याज दिया होता तो हम 4.16% बोलते, और यदि राशि दी गई है तो हम 104.16%, यानी वो 100 जोड़ने के बाद में जो भी ये हो चुका है। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, वही हमारा मूलधन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 338
100 को उधर ले गए और बटे 104.16, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 और आ जाएगा। अब आप इसको 2 से काटोगे तो 169 आएगा, और यदि नीचे से काटते हो तो 5, ये आपका कितना था, 104, 104 नहीं, 4 और 4 8 हो जाएगी इधर, यहाँ पर 8 आएगी, कितनी आएगी 8, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 8 होगा, 8, और यहाँ पर भी आपका 8 होगा। अब जब आप इसको 2 से काटते हो तो 5 आता है, 4 आता है और 0 और 8 आ जाता है, इतना आ जाता है। अब देखो 169 का मतलब क्या है, 13 का स्क्वायर है ये, तो 13 से यदि आप इसको काटोगे तो पहली बार कटेगा, और फिर दूसरी बार यदि काटते हो तो उसके बाद में कितना मान आएगा, 32 मान आ जाएगा। 13 से 2 बार काट के देख लेना आप। तो हमारे पास अब क्या बचा, 100 इंटू 100, और नीचे आपके पास 32 बचा है। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, पहले देखो मैं यदि इसको काटता हूँ, 4 से काटता हूँ 25 बार, ये आपका आ जाएगा, 4 से काटा तो 8 बार आ जाएगा, फिर वापस 4 से काटा ये 25, तो 4 से काटा तो 2 आ जाएगा। ऊपर आ चुका है 225, 625, और नीचे आ चुका है 2, 2 का इसके अंदर भाग दोगे तो कितना आएगा, 312.5 आ जाएगा। 312.5 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। एक दशमलव संख्या आपको दे रखी है, इसको भिन्न में बताना है कि किसके बराबर होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है आपको, ऊपर बार लगी हुई है किसके ऊपर, 7 के ऊपर। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं देखना है, ऐसे की ऐसी पूरी संख्या लिख दो। 3127, सबसे पहले इस प्रकार से जो संख्या दे रखी है वो लिख दोगे आप। अब जितने के ऊपर बार नहीं है उतना इसमें से घटा दोगे, तो 7 को छोड़कर बाकी इसमें से मैंने घटा दिया, 312 को घटा दिया। अब जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख देंगे, एक 9 है। और दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं हैं बार को छोड़कर वो लिख, उतनी 0 लगा देंगे। तो 2 संख्याएं, एक 1 और 2, कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या हो गई, तो 2 0 लगा देंगे। इस प्रकार से हो चुका है। अब आप इसको घटाते हो तो सबसे लास्ट में 5 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 गया तो 1 आ चुका है, और फिर 31 में से यदि 3 घटाते हो आप तो 28 आ जाता है। ये आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 15/900 हो चुका है। अब आप इसको 5 से काटो, तो 5 से यदि ऊपर काटते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, इतना आ चुका है। और नीचे 180 आ जाएगा, यानी 563/180 ये मेरा भिन्न के अंदर चेंज हो चुका है मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 42 की बात करते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 8 का प्रतिबिंब बताना है, कहाँ बन रहा है। एक्स अक्ष के सापेक्ष यानी एक्स अक्ष के अंदर इस बिंदु को देखने पर वो कहाँ पर दिखाई देगा, किस बिंदु के रूप में दिखाई देगा, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक चतुर्थांश बनाइए। अब आपको पता है कि यदि यहाँ पर एक बिंदु है तो वो क्या होगा, प्लस में होगा, एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। प्रथम चतुर्थांश की यदि बात करते हैं, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। अब 1 के अंदर तो दोनों प्लस के होते हैं, और जो तीसरा चतुर्थांश है उसके अंदर दोनों के दोनों एक्स भी माइनस का होता है और वाई भी माइनस का होता है, ये होता है। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ पर एक्स माइनस का होता है, और चौथे चतुर्थांश में केवल y माइनस का होता है, x प्लस का होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। देखो प्रथम में तो दोनों प्लस के, तृतीय के अंदर दोनों माइनस के, दूसरे की बात करते हैं तो x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, और चौथे की बात करते हैं तो केवल y माइनस का होता है। ठीक है। अब हमें x अक्ष के सापेक्ष पूछा है, तो ये वाली रेखा है जो x अक्ष हो चुकी है, ये वाली रेखा, इसके सापेक्ष पूछा गया है। ठीक है। यदि y अक्ष के सापेक्ष पूछता तो ये वाली रेखा हो जाती, ये y अक्ष होता था। तो देखो हमें एक रेखा दे रखी है ये। अब जो बिंदु हमें दे रखा है वो क्या है, दोनों प्लस के हैं, x भी प्लस का है और y भी प्लस का है।
तो बिंदु कहीं यहाँ पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स एक्स रेखा है, इसके सापेक्ष देखना है। इसके अंदर देखोगे तो बिंदु कहाँ पर दिखाई देगा, कहीं यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या होता है, कौन माइनस का होता है, वाई माइनस का होता है। वाई को माइनस कर दो बस, एक्स तो प्लस का होता है। देखो 7, और वो कौन होता है माइनस का, वाई माइनस का होता है। तो बस केवल वाई के आगे माइनस लगा दो, तो इस प्रकार से ये बिंदु हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप देखो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। यदि वो कहता वाई अक्ष के सापेक्ष हमें बताना है, तो क्या करते हम, यहाँ पर ये आपका वाई एक्स हो गया, और इसमें यदि आप देखोगे तो बिंदु कहीं यहाँ पर दिखाई देगा। और यदि वाई एक्स के सापेक्ष पूछता तो क्या होता, यहाँ पर होता। और यहाँ पर क्या होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया है, और यहाँ पर x माइनस का होता है। x क्या होता है, माइनस का होता है। लेकिन हमसे कहाँ का पूछा गया है, x अक्ष में पूछा गया है प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 8, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आगे बात करते हैं सवाल नंबर 50 की। सरल रेखा दे रखी है आपको, एक सरल रेखा ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, और तीसरी ये दे रखी है। पूछा गया कि ये किस प्रकार की है, संगामी है, लंबवत है, समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, किस प्रकार की है। अब देखो 3 चीजें होती हैं। अब इस प्रकार से ध्यान रखिए कि जैसे मेरी इक्वेशन है कि ax प्लस बी वाई बराबर सी, इसी प्रकार से a1 b1 c1 है। ये a2x प्लस b2y बराबर c2 है। ये 2 इक्वेशन दे रखी है मेरे को। यदि 3 कंडीशन होती है, देखो पहले कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यदि ये दोनों अनुपात यदि एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की रेखा हम कह देते हैं कि उनका एक ही हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा, केवल एकमात्र हल होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात करते हैं, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये सारे अनुपात आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे इसके क्या है, अनंत हल है। कितने हैं, अनंत हल होंगे। और ये रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के, ये यानी कि एक ही रेखा को निरूपित करेगी। इसलिए एक रेखा के ऊपर देखो इस प्रकार से एक ही रेखा को ये निरूपित कर रही है। इसलिए देखो कितने जगह काट रही है, हम कहेंगे अनंत जगह काट रही है, इसलिए अनंत हल होगा। और रेखा एक ही रेखा को निरूपित कर रहे होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संगामी है। अनंत हल होंगे और रेखा कैसी होगी, आपस में संगामी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन नंबर 3, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं क्या होगी, ऐसी रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती है वो कभी भी आपको आपस में नहीं काटती, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी। तो समांतर के लिए कंडीशन क्या है, c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे ऐसी रेखाएं समांतर है, इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से देखो, मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। पहली कंडीशन का मतलब क्या है कि देखो दो रेखाएं, जब पहला अद्वितीय हल का मतलब है कि वो एक जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, इस प्रकार से है, तब ये पहली वाली कंडीशन आती है। दूसरे में क्या है कि एक ही रेखा को निरूपित कर रही है, तो इसलिए वो कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, अनंत जगह काट रही है उस रेखा को आपस में। तो हम कहेंगे कि इसके अनंत हल होंगे। ये केवल एक ही जगह काट रही है, इसलिए इसका एक हल होगा। अब समांतर रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटती, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से है। तो ये हो चुका है। अब देखो आपके पास दिया गया है 3 रेखाएं। यहां पर यदि मैं a1 की बात करता हूं तो क्या आता है, पहली रेखा की जब बात करते हैं कि a1 बराबर 1 आ चुका है, और यहां से b1 बराबर भी 1 आ चुका है, और c1 की बात करते हैं तो ये आपका -3 ले लो, ये हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरी रेखा की यदि बात करते हैं, कितना आ रहा है,
दूसरी रेखा की यदि बात करते हैं तो ये आपका A2 बराबर 1 आ रहा है और B2 बराबर भी आपका 1 आ रहा है और C2 बराबर आपका 2 आ रहा है। C2 बराबर आपका 2 आ रहा है। और तीसरी रेखा की बात करते हैं तो A3 मान लो, A3 बराबर कितना है 3 जो x का गुणांक है, B3 क्या है जो y का गुणांक है वो भी 3 है, और C3 की बात करते हैं तो कितना है -7 है। इस प्रकार से तो जब हम A1 बटे A2 करते हैं, देखो पहली दो इक्वेशन को मैं करता हूँ, A1 बटे A2 करता हूँ, B1 बटे B2 करता हूँ और C1 बटे C2 करके लिख रहा हूँ पहली दो इक्वेशन को। तो कितना आएगा 1 बटे 1 आ गया A1 बटे A2। B1 बटे B2 की बात करता हूँ तो ये भी आपका 1 बटे 1 आ चुका है और C1 बटे C2 करता हूँ तो आपका कितना आता है -3 बटे 2 आता है। तो देखो ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। बाकी आप इससे पता कर सकते थे, यहाँ तक कि हमको करने की जरूरत थी। बाकी आप लास्ट की दोनों इक्वेशन या पहली और तीसरी इक्वेशन को भी करके देख सकते हो कि मैं लास्ट की दो इक्वेशन को भी आपको करके दिखाता हूँ कि A2 का मान 1 है मेरा और A3 का मान कितना है 3। इस प्रकार से B1 का मान 1 है और B3 का मान 3 है, C2 का मान 2 लिख दिया है और C3 का मान -7 है। तो यहां से भी देखने में क्या है कि पहले दो तो बराबर है लेकिन तीसरा C1 बटे C2 इनके बराबर नहीं है। ये तो आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, और ये कंडीशन नंबर 3। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं समांतर तो है, ठीक है, और उनका कोई हल नहीं होगा। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था आपसे कि समांतर है या कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमें ये वाला दे रखा है कि समांतर है या नहीं, तो हम कहेंगे समांतर वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 52 की बात करते हैं। उस श्रेणी की पहचान कीजिए जो अन्य से भिन्न है, ठीक। तो अन्य से भिन्न, अब आपको इनमें श्रेणी में जांचना पड़ेगा, तो ये क्या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इस सवाल को यहां पर लिया है। तो देखो आप क्या करो, पहले के अंदर दूसरे का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 81 का इसके अंदर भाग दोगे कितना आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार से 81 में 27 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल चुका है, 3 और 3 मिल चुका है। अब पहले दो का अंतर भी 3 है और इनका भी अंतर क्या कहें कि यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और दूसरी को तीसरी से भाग देने पर भी 3 आ रहा है। कहने का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। 1/16 को ऑप्शन नंबर 2 की जब बात करते हैं यहां पर कर देते हैं, अलग से ऐसे 4 कॉलम बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि 1/16 को अब 1/4 से भाग दोगे तो उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। कितना आया मान यहां से आपका 1/4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 2 को 1/2 से यदि भाग देते हो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये आपका कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यहां पर मेरे पास मान क्या है कि पहली बार भाग दिया तो 1/4 आ रहा है और दूसरी बार 1/2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है पॉइंट में। तो जब आप पहली बार भाग दोगे 0016/0.04, तो 4 से 16 को भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, और दशमलव 2 स्थानों के बाद तो कट जाएगी, कितने स्थानों के बाद बचेगी 2 स्थानों के बाद, तो यहां से 0.04 आ चुका है। लास्ट के दो को दोगे भाग तो 0.04 है, उसको 0.2 से यदि भाग देते हो, 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 आएगा, और पॉइंट एक स्थान के बाद कट जाएगी, केवल एक स्थान के बाद बचेगी 0.2, ये आ चुका है। तो तीसरे में आपके पास मान क्या आया, एक बार तो 0.04 और 0.2, ये आ चुका। चौथे की बात करते हैं, चौथे में कितना आएगा, 2401 को 49 से यदि भाग देते हो तो 49 आता है, और 49 को यदि 7 से भाग देते हो तो आपके पास 7 आता है। इस प्रकार से आता है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, पहली बार यहां पर क्या हुआ मेरे पास, यहां पर कितना है 49 और 7, यानी कि पहले के अंदर तो दोनों बार भाग देने पर भागफल बराबर 3 3 आ रहा है, ठीक है।
मगर जब दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, पहली बार क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है दूसरे का, ठीक है। पहला भागफल दूसरे भागफल का क्या है, वर्ग। 1/2 की वर्ग कितना है, 1/4। इसी प्रकार से यहां पर देखोगे 0.2 का यदि आप वर्ग करते हो तो 0.04 आता है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 की बात करो, 7 का वर्ग करोगे तो 49 आएगा। तो इनमें अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की। कमरे के फर्श का परिमाप दे रखा है आपको और कमरे की ऊंचाई दे रखी है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, यदि आपको कमरे के फर्श का परिमाप दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो कैसे निकालोगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बस आपको क्या करना है, परिमाप और ऊंचाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो जाएगा आपको। तो जब भी आपको फर्श का परिमाप दे रखा हो और ऊंचाई दे रखा हो और आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको इस प्रकार से निकालना है कि परिमाप को मेरे को क्या करना है, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। परिमाप को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। माध्यिका और बहुलक बताना है, ठीक है। माध्यिका और बहुलक बताना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले संख्या को लिखना में थोड़ा टाइम लगेगा। बिना लिखे हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ संख्याएं गिन लो कि कितनी संख्याएं हैं। ये आपकी 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हो चुकी है, 10 संख्याएं हैं। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, पांचवी संख्या और छठी संख्या दोनों को, पांचवी और छठी जो संख्या है उन दोनों को जोड़कर 2 से जो भाग दोगे वो आपकी माध्यिका आ जाएगी। कहने का मतलब पांचवी संख्या और छठी संख्या। बहुलक क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी। तो माध्यिका की बात करते हैं हम, स्टार्टिंग से अब लाइन से अरेंज करना पड़ता है, तो हम गिनेंगे, केवल छोटे से बड़ा हम गिनेंगे, पांचवी और छठी जो संख्या आ जाएगी उनको ले लेंगे। तो देखो, सबसे पहले 2 की बात करते हैं, 1 2, दूसरा 2, ठीक है। ये मेरी पहली संख्या हो गई, ठीक है। ये मेरी दूसरी संख्या हो चुकी है। अब उसके बाद में और 2 नहीं, अब 3 की बात करते हैं। तीसरी संख्या 3 हो जाएगी, चौथी संख्या भी 3 हो जाएगी, पांचवी संख्या 3 हो जाएगी। अब 3 खत्म हो चुका है, इसके बाद में क्या है, छठी संख्या। छठी संख्या क्या आएगी, उसके बाद में कौन है इससे बड़ा, 5 है। तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो हमें क्या लेनी है, पांचवी संख्या और छठी संख्या लेनी है। तो पांचवी संख्या 3 है और छठी संख्या 5 है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 4। ये आपकी माध्यिका आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टाइम बचा लिया कि मुझे पहले तो इनको अरेंज क्रम में लिखना पड़ता, फिर हम इसको चेक करते। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और बहुलक आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि जो सबसे अधिक बार आया है, तो 3 दिखाई दे रहा है सबसे अधिक बार आया है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो चुका है, जहां पर 4 आपकी माध्यिका है और 3 आपका बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 दे रखा है, सार्व अंतर 3 दे रखा है, तो गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद बताना है। तो सबसे पहली बात आई कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो देखो, इस प्रकार से यदि पहला पद a है, फिर a r⁻1, a r2, a r⁻3, इस प्रकार से चल रही है, लास्ट पद a r⁻n। अब देखो, जब आप दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हो तो आपके पास भागफल क्या मिलता है, r मिलता है। इसी प्रकार से तीसरे पद में जब दूसरे पद का भाग दोगे तो भी r मिलेगा, और तीसरे में, चौथे में जब आप तीसरे का भाग दोगे तब भी आपको r मिलेगा। यानी हमेशा यदि भागफल बराबर रहता है तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या रहता है, भागफल बराबर रहता है, ठीक है। और ये जो सार्व अनुपात है, ये हम उसी भागफल को कहते हैं। यानी जो भाग दिया, आर का मान हमारे पास कितना आ चुका है, यहां से 3 आ चुका है, कहने का मतलब भागफल कह दो या फिर सार्व अनुपात कह दो, कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद पूछा है। 5वां पद पूछा गया है। देखो, पहले पद में क्या है, अब जब इसको चेक करोगे, पहला पद क्या है, a दे रखा है। दूसरा पद a r⁻1 दे रखा है, ठीक है। यदि यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है,
आर की पावर 0 थी और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो पहले पद के अंदर आर की पावर कितनी आई, पद से 1 कम। दूसरा पद कौन सा है, ये पद तो 2 है, तो यहाँ पर आर की पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1। इसी प्रकार से तीसरे पद की बात करते हैं तो आर की पावर 2 दिखाई दे रही है। चौथे पद में आर की पावर 3 दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से nवें पद में आर की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। यानी पद से 1 कम है आर की पावर। कौन से पद की बात की है, पांचवा पद पूछा है, तो पांचवें पद का मतलब ये है ए आर की पावर 5-1 कह दो, या फिर ए आर की पावर 4, क्योंकि देखो पहले पद में 0 आ रही है, दूसरे पद में पद से 1 कम, पद तो है 2, पावर कितनी आ रही है, 1। तीसरे पद की बात करते हैं तो पावर आ रही है 2, यानी पद से 1 कम पावर आ रही है। तो पांचवें पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ए क्या है, पहला पद होता है। ए क्या होता है, पहला पद होता है, ठीक है। जो आर है आपका वो सर्व अनुपात होता है। तो पहला पद आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सार्व अनुपात आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप निकाल सकते हो पांचवा पद। पांचवा पद था, पांचवा पद कितना हो जाएगा, ए का मान 2 रखोगे, आर का मान 3, 3 की पावर 4, ठीक है। तो 2 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब 81, तो ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल दिया है कौन सा पद, पांचवा पद। पांचवा पद इस प्रकार से निकालना है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो चुका है। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 दे रखा है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त बड़ी संख्या और छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये आपके पास कि 9:5 थे स्टार्टिंग में, बाद में क्या हो चुका है, प्राप्त बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर हो चुकी है। बाद में क्या हो चुकी है, पहले अनुपात में था 9:5, बाद में क्या हो गया, 3:1 हो चुका है। और कितना जोड़ने पर, यहां पर तो 9 जोड़ने पर और छोटी संख्या में 9 घटाने, 5 घटाने पर, यह आपका 5 घटाने पर ये हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हो चुका है। ये आपका 9 है, यहां पर माइनस का 5 है। अब देखो पहले अनुपात आपका 9:5 था, जब उसमें 9 और -5 जोड़ा गया तो अनुपात, नया अनुपात क्या आ चुका है, 3:1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 3:1 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करो पहले, 9 को, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, घटाना है। ऊपर किया तो 9 -15, 15 -9 हो चुका है। नीचे यदि बात करते हैं, ये आपका 6 आ चुका है। नीचे यदि बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 8 आ जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहां से कितना मिल रहा है आपको, 3 को 5 से करोगे 15 आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 15 आ जाएगा, और इसको 9 से किया तो 9 आ गया, तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया, ये आपके पास 24 आ चुका है, ठीक है। 24 आ चुका है। तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, हमें साइन नहीं लेने हैं, बस 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो चुकी है, यहां से हम कहेंगे 24 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, यदि 6 की 24 है तो 24 में 6 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। 1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 9:5 थी, तो 9 को यदि 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 5 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 आ जाएगा। यानी हमारी संख्याएं कौन सी थी, एक 36 थी और एक 20 हो गई। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको x मान के करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का अनुपात कितना था, 9:5 था, ये अनुपात था।
तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएगी, एक 9x हो जाएगी और एक 5x हो जाएगी। ये मेरी संख्याएं हो चुकी है क्योंकि 9:5 में दे रखी थी। अब बड़ी संख्या के अंदर 9 जोड़ा जाता है, 9x प्लस 9। बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है। और जो छोटी संख्या है उसमें से 5 घटाया जाता है। अब छोटी संख्या में से क्या किया जाता है, 5 थी, 5x थी, उसमें से 5 घटाया जाता है। तो प्राप्त बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। तो ये बड़ी संख्या जो है, इस प्रकार करने से क्या होता है, छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, यहां से 9 कॉमन ले लोगे, x+1 बच जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से यहां से 5 कॉमन लोगे तो 15x-1 बच जाएगा। अब आप x+1 रखोगे इधर, तो x-1 को इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा, और ये 15 और इधर 9 हो जाएगा। इनको यदि काटोगे तो ये आपका 5:3 आ जाएगा। अब देखो कब 5 और ये 3 बनेगा यहाँ पर, तो जब मैं यदि x का मान 4 रखता हूं तो 4 + 1 5 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि x का मान मेरा कितना, x का मान 4 रखने पर आ रहा है। तो x का मान कितना हो चुका है, 4। तो संख्या कितनी है, 9x और 5x है। इसमें आप 4 रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा, पहली संख्या 36 आ जाएगी और दूसरी संख्या, x का मान रखोगे तो 36 आ जाएगी और दूसरी संख्या 20 आ जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। 2 मेथड की बात करी है हमने। सवाल नंबर 85 की बात करते हैं। n और n+1 का महत्तम समापवर्ती HCF आपको बताना है क्या होगा। अब देखो n और n+ मेरे पास दो संख्याएं हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, केवल 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। आप इसको ऐसे मत कर लेना कि n यहां से कॉमन ले लो, क्योंकि यदि ये इस प्रकार दिए होते n(n)(1) तब तो हम n कॉमन ले सकते थे। यहाँ से n कॉमन लेके हम कह सकते थे HCF हमारा n होगा। लेकिन ये आपको इंटू में नहीं प्लस में दे रखा है। प्लस का मतलब क्या है कि एक संख्या यदि आपकी 5 है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5+1 6 हो जाएगी। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाता है, दो क्रमागत संख्याएं दे रखी है n और n+1, इनका HCF हमेशा 1 होता है। ऐसे भी देख लो और ऐसे भी आपको देख सकते हो कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, केवल 1 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी आप 0 टिक मत कर देना कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 0 टिक कर दें, क्योंकि 1 तो कॉमन आ ही सकता है। अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर 87 की। नीचे उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दिए गए हैं जिन्हें एक प्रवेश परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहले 2 अंक शहर को निरूपित कर रहे हैं, यानी कि जो संख्या हमें दे रखी है उसमें के स्टार्टिंग 2 अंक है वो तो एक शहर को निरूपित कर रहे हैं, दूसरे 2 अंक केंद्र को निरूपित कर रहे हैं और अंतिम 3 अंक उम्मीदवार को निरूपित करते हैं। तो आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न पूछा गया, किस कोड वाले शहर से अधिकतम उम्मीदवारों का चयन किया गया, शहर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो स्टार्टिंग के जो 2 अंक है ना वो शहर को निरूपित कर रहे हैं। तो 23 वाले कौन से, अधिकतम पूछा गया किस शहर से चयन हुआ है, तो 23 एक शहर को निरूपित कर रहा होगा। 23 वाले कितने हैं, एक तो 23 है, तो 23 वाले देखते हैं कितने हैं, 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे 4 हो गए। यानी 23 जो कोड है जिस शहर का, उसके कितने हैं लोग सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 4 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब बात करते हैं 24 की। तो 24 में 1, ये 2, 3, 4, 5, तो 24 में कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। 25 की बात करते हैं तो 1 हो गया, उसके बाद में 25 की तो बात करते हैं 2 हो गए, तो 25 से तो केवल 2 ही लोग हैं। अब 26 की बात करते हैं तो ये 26 एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और कहाँ पर 26 से तो केवल 1 ही लोग हैं। 27 की बात करें तो 27 से एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर, तो 27 से भी कितने लोग हैं, केवल 2 लोग हैं। 28 से 1, 2, 2 और ये आपको 3 हो चुके हैं। 28 से कितने हैं,
3 लोग हैं। 29 से कितने हैं? 1 लोग हैं। और इसी प्रकार बाकियों से भी 21 से कितने हैं? 1 लोग है। 22 से कितने हैं? 1 लोग है। तो सबसे ज्यादा किस शहर से है? सबसे ज्यादा जिसका कोड 24 है उस शहर से है। तो कितने लोग हैं? 5 लोग। तो सबसे ज्यादा किस शहर से है जिसका कोड 24 है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया है? 1 हो चुका है। आगे बात करते हैं। तो हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे पेपर की बात कर रहे हैं, यानी कि 22 फरवरी के 6 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पहला सवाल है हमने लिया है वो क्या दे रखा है? x की पावर 11 बराबर y की पावर 0 दे रखा है और x बराबर 2y दे रखा है। तो y का मान निकालना है। अब देखो, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। यानी कि किसी की पावर 0 इसका मतलब है 1। तो x की पावर 11 बराबर कितना हो चुका है? x की पावर 11 बराबर कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। तो x का मान इसका मतलब 1। x का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम ये मान दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। x का मान यदि आप 1 रखते हो तो यहां से y का मान आपके पास 1/2 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। कोस ए प्लस सेक ए बराबर 5/2 दे रखा है आपको। कोण ए न्यून कोण हो तो साइन ए प्लस कोसेक ए का मान बताना है आपको। अब देखो, आप इसको क्या कीजिए, भिन्न को मिश्र भिन्न में तोड़ लीजिए। मिश्र भिन्न में किस प्रकार से? 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 सही 1/2 आ जाएगा। अब ऐसा कब आ सकता है कि मैं ए का मान 60 रखता हूं। ए का मान आप जब 60 रखते हो तो क्या होगा? कोस ए का मान तो आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और सेक ए का मान कितना होता है? कोस ए का उल्टा होता है तो 2 आ जाता है, बराबर 5/2 हो जाता है। ठीक है, 2 सही 2/2 या 5/2 कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी। यानी कि हमें पता चल चुका है, यहाँ पर हमने ए का मान 60 डिग्री रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब कि हमें ए का मान 60 लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 60 रखते हो तो साइन 60 का मतलब कितना होता है? साइन 60 का मतलब होता है √3/2। और यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप इसको एलसीएम लेते हो तो नीचे तो 2√3 आ जाएगा, ऊपर आपका 3 + 4 आ जाएगा। तो ये 7/2√3 ये आपका हो जाएगा। कहाँ पर देखने को? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? देखो, धनराशि क्या कह रहा है? स्वयं की 4 गुना हो गई। यानी कि स्टार्टिंग में 1 थी, बाद में 4 गुना हो गई। इसका मतलब क्या है कि 3 उसके अंदर ब्याज मिला है उसको, तभी तो 4 हो गई है। राशि तो 1 ही थी, उसके बाद में वो 4 हो गई, इसका मतलब 3 ब्याज मिला है। तो अब कितने वर्षों में हुई है? 20 वर्षों में। हमें पता है मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100 बराबर किसके होता है? ब्याज के बराबर होता है। मूलधन आप कितना रखोगे? 1 रखोगे। दर हमें क्या है? निकालनी है, x मान लिया। समय दे रखा है आपको 20/100 करोगे और ब्याज का मान आप रख दोगे कितना? ब्याज कितना आया यहाँ से पता चल रहा है। यदि राशि 4 हुई है तो ब्याज 3 आया है। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो x का मान आपके पास, सभी संख्याओं को उधर लेके चले जाओगे तो 3 आएगा। और 20 को आप 100 से काटोगे तो 5 एक वो आ जाएगा, यानी कि 15%। दर आपकी कितनी आ चुकी है? 15% आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 1 और 111 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 1 और 111 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं, ये बात करेंगे कि टोटल सम संख्या 1 से 111 के बीच में कितनी है। तो देखो, स्टार्टिंग की जो सम संख्या है वो 2 है, लास्ट वाली सम संख्या कितनी है? 110 है। ठीक है, तो आप क्या करो कि दोनों को घटाओ, कितना आएगा? दोनों को घटाओ, 108 आया। इसको 2 से भाग देकर इसमें 1 जोड़ दो, ये नंबर ऑफ संख्याएं आपके पास आ जाएगी। तो यदि आप भाग देते हो 54 और 1 55, ये आपका 55 आ चुका है। 55 आ चुका है। ठीक है, तो नंबर ऑफ संख्या हमारे पास कितनी आ चुकी है? 55 आ चुकी है। अब जब सम संख्याओं की बात की जाती है, योग क्या होता है?
जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं n+1 होता है। n का मान आपके पास कितना दे रखा है, 55 दे रखा है, तो 55 इंटू 56 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3080 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि वो कहता है कि विषम संख्याएं बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 2 और देखो 1 और 111 के बीच में विषम संख्याएं यदि हम बात करें कि पहली तो 1 है, लास्ट वाली 111 है, तो अब नंबर ऑफ संख्याओं की बात करते हैं कितनी होगी, तो 111 में से 1 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इसको आपको 2 से भाग देकर 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये 55 और 1 56 हो जाएगा। यानी विषम संख्याओं की बात करते हैं तो 56 होती है, और विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो एन स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 56 का स्क्वायर करोगे 30 25 31 36, ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो चुका है सम संख्याओं का। और यदि विषम का योग पूछ लेता तो इस प्रकार से निकालना था आपको। तो ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है हमारा, 3 हो चुका है। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 98 दे रखा है, उनका में से आपको 14 दे रखा है, तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो मेरी संख्याएं क्या होती है, यदि में से HCF आपको 14 दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि मेरी पहली संख्या 14A हो गई है और दूसरी संख्या 14B हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई संख्या के अंदर एक तो कॉमन पार्ट होता है जिसको हम HCF कहते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो यदि HCF 14 दे रखा है तो दो संख्याएं क्या हो जाएगी, 14A हो जाएगी और 14B हो जाएगी। अब इनका योग दे रखा है आपको, यानी कि 14A प्लस 14B के वैल्यू आपको दे रखी है 98 दे रखी है। 14 कॉमन आया तो A प्लस बी बचा अंदर, यहाँ पर 98, तो A प्लस बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो अब हमारे पास A प्लस बी का मान 7 आ चुका है। अब 7 का हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं, A और B के मान फाइंड करने हैं कि जिससे जिससे कि कुछ भी कॉमन नहीं आए, या हम कह दें सह अभाज्य संख्याएं में टुकड़े करने हैं 7 के। ठीक है, कि A प्लस बी जोड़कर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो A और B का मान कितना हो सकता है, तो या तो देखो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और 1 हो सकता है। ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो सहभाज्य हो, कि उनमें से आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आए। और क्या हो सकते हैं 7 के टुकड़े, कि मैं कह दूं कि A का मान 5 है और B का मान 2 है। और क्या हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं। अब इसके बाद में 3 और 4 ये तो वही वापस से रिपीट होने लग गया है, तो आगे हो नहीं सकते टुकड़े। इसके बाद में आएंगे 2 और 5 फिर रिपीट हो रहा है, तो आगे के टुकड़े हो नहीं सकते। बस कितने तरीके से इसको हम तोड़ सकते हैं, 7 को हम 3 तरीके से, 6 1 में, 5 2 में, 4 3 में। अब ये भी देख लो इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, 6 और 1 में, 5 2 में, 4 3 में, आपस में कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो टोटल कितने टुकड़े हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार 3 युग्म बन सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं के। कितने, 3 युग्म बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कर्ण की लंबाई पूछी गई है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है। अब क्षेत्रफल आपको क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार b मान लो, ये h मान लो। ठीक है, और कर्ण को कुछ भी मान लो, कर्ण को मैं k मान लेता हूं। तो ये BH बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू BH बराबर 84 दे रखा है। तो यहां से BH बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 2 बराबर उधर जाकर 168 हो जाएगा। यानी कि आधार इंटू ऊंचाई का गुणनफल कितना हो चुका है, 168 हो चुका है। ये आ चुका है हमारे पास, इन दोनों का गुणनफल आ चुका है। और 56 क्या है, इन तीनों का योग आ चुका है। 56 किसका योग आ चुका है, 56 योग है हमारे पास H प्लस K प्लस B का योग है हमारे पास 56। अब देखो 168 के किस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं।
जब मैं 24 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 168 आता है। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 168 आ सकता है। तो हमें अब देखो पता चल चुका है कि इसके टुकड़े 24 और 7 हो सकते हैं। तो यदि मैं b का मान 7 रखता हूँ और h का मान 24 रखता हूँ, या h का मान 7 और b का मान 24 भी रख सकते हो, तो k का मान क्या होगा? ये ट्रिपलेट बन चुका है, 7 24, और k का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इन तीनों को आप जोड़कर और देख लो कि 7 24 और 25 क्या 56 के बराबर आते हैं? क्या 56 के बराबर आते हैं या नहीं आते हैं? तो 24 और 25 को जोड़ा तो 49 और 7 56 आते हैं, यानी कि 56 बराबर 56। तो ये हो चुका है। तो कर्ण कितना हो चुका है यहाँ से हमें पता चल चुका है, 25 हो चुका है। तो ये इसका सबसे आसान तरीका। बाकी इसका यदि हम पूरे तरीके से करने लग जाएं तो वो काफी लंबा पड़ेगा। उसमें क्या है, आपके पास बी एच का मान तो आ चुका है। देखो यदि हम बेसिक से करें तो बी एच बराबर आपके पास आ चुका है 168 आ चुका है। बाकी अब हमारे पास बी एच आ चुका है, और बी प्लस एच प्लस के भी दे रखा है। हमें कितना दे रखा है? 56 दे रखा है, इन तीनों का योग। उसके बाद में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, 2bh जोड़ देता हूँ। दोनों साइड के अंदर यदि मैं 2bh जोड़ देता हूँ तो इधर तो मेरा देखो क्या बन चुका है, 2 इंटू बी एच प्लस के स्क्वायर बन चुका है। और इधर बात करते हैं तो b प्लस एच का होल स्क्वायर बन चुका है। इधर तो b प्लस एच का होल स्क्वायर बन चुका है, और इधर ये बन चुका है। अब बी एच का मान हमारे पास है 168। इसको यदि आप 2 से और मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 से करोगे तो 16 इकाई हासिल, और 12 एक 13 इकाई हासिल, 2 और 1 3, 368 हो जाएगा। प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर ये हो चुका है के स्क्वायर। और ये देखो बी प्लस एच का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, बी प्लस एच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब? 56 माइनस के लिख सकता हूँ, 56 माइनस के का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये हो चुका है। अब यहां से अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर कर आपको अब के का मान निकालना। 336 प्लस के स्क्वायर दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर करोगे 56 का स्क्वायर 31 36 आ जाएगा। और के की बात करते हैं, प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 56 इंटू 112 के हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। अब आपको यहाँ पर या तो आप के का मान यहाँ से रख के देख लो, नहीं तो हमारे पास एक द्विघात इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करना। और या फिर देखो यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, ये कट चुका है। अब आपके पास इधर तो बचा है 31 36, इधर है 336। तो मैं इसको यदि घटाता हूँ 31 36 में से 336, तो ये 0 0 और 3 यदि घटाते हैं तो मेरे पास बचता है 2800। तो आपके पास ए बराबर आ चुका है 2800 बटे 112, ये आपके पास आ चुका है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। भाग दोगे आप, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? भाग दे के देख लेना, वही मान आएगा, 25 मान आ जाएगा आपका। तो ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर कितना, 4 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 420 है। अब देखो दो स्टेशन है, ए और बी है। पहला स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 420 दे रखी है आपको। अब इसके बाद में ए से दोपहर बाद 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर रवाना होता है, और दूसरी रेलगाड़ी बी से 4 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर रवाना होती है। तो वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेगी? अब देखो पहली रेलगाड़ी 3 बजे रवाना हो रही है, ये किससे? 30 की चाल से। और ये किसकी ये तो हो रही है 30 की नहीं, 60 की चाल से, 60 की चाल से। और ये हो रही है 30 की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये 3 बजे रवाना होती है, ठीक है। तो 4 बजे कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगी। कितनी दूरी तय कर लेगी 4 तक? ये 4 बजे तक, यानी 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में कितना चल जाएगी? 60 चल जाएगी। तो 60 चल जाएगी, ठीक है। अब 4 बज चुके हैं। अब ए यहाँ पर है 4 बजे और बी यहाँ पर है। अब बी भी स्टार्ट कर दिया चलना। इनके बीच की दूरी कितनी है? 360 बची है, क्योंकि 3 से 4 बजे तक केवल एक गाड़ी चल रही थी और 1 घंटे में वो 60 की स्पीड से 60 दूरी तय कर दी है। टोटल दूरी 420 थी, जिसमें से उसने 60 चल दी है। तो अब कितनी बची? 360। अब आपके पास जो नया सवाल है वो ये बचा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है पहली गाड़ी की, दूसरी की 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों के बीच की दूरी 360 है, ठीक है। तो हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या आ जाएगा? 360 बटे, और दोनों चाल जुड़ जाएगी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो 90। कितना लगेगा? 4 घंटे। ये हो चुका है आपका 4 घंटे। तो अब पूछा है कि वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेगी। स्टार्टिंग में कितना बजे हुए थे? 3 बजे हुए थे। फिर 1 घंटे चली केवल एक गाड़ी, तो 1 घंटा वो और 4 ये, तो टोटल कितना हो गया? 5 घंटे हो गए, ठीक है। अब आप क्या करो, 3 बजे के अंदर 5 घंटे जोड़ दो। 3 बजे के अंदर यदि 5 घंटे जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा? 8 बजे हो गए। तो 8 बजे एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। इनको गुणा करना है और पूछा इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो, एक संख्या तो है 62 जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है। एक संख्या लास्ट में जिसके 65 यानी लास्ट में 5 आ रहा है। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो कि क्या आता है? 0 आता है। 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो 62 और जब 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और 0 कहाँ पर लिखा जाता है? सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो क्या आएगा? इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसी संख्याओं में हमेशा यही होता है कि क्या आता है कि 0 ही आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। ये दे रखा है आपको किसके बराबर? 30 की पावर 5 के बराबर। 30 के जब हम टुकड़े करते हैं तो इसका मतलब क्या है? 6 और 5 में टूटता है। तो इसका मतलब 6 की पावर भी 5 होगी और 5 की पावर भी 5 होगी। तो अब हमें देखो किसकी पावर, यहाँ 36 की पावर बतानी है कितनी है। यानी कि 6 की जितने भी यहाँ पर 6 आया है उन सब की पावर 5 के बराबर होगी। पहले लिख लेते हैं। 6 की पावर कितनी कितनी है वो सबको एक साथ जोड़कर लिख लो आप। 6 की पावर 1+2। अब देखो ये 36 की पावर है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। 36 की पावर x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 की पावर स्क्वायर x 2x, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 की पावर 2 और उसकी पावर x थी तो 2 इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया। तो 6 की पावर 1 प्लस 1.2 थी पहली, उसके बाद में 2x यानी बेस यदि बराबर है। फिर देखो ये 30 है ना, इसके यदि मैं टुकड़े करता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 की पावर 2.4 और 5 की पावर 2.4। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1.3। इसका मतलब 5 की पावर 2.6 ये हो जाएगा। अब देखो 6 की पावर इतना हो गया और 6 की पावर कितनी है? 2.4 और बच गई। तो सारी 6 की पावर जोड़ ली है। 5 की पावर की बात करते हैं तो एक तो है 2.4 और एक 2.6, ठीक है। तो और बराबर में आपको क्या दे रखा है? 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। 6 की बात करते हैं, पावर सबको जोड़ोगे आप तो 1.2 और 2.4 ये 3.6, 3.6 प्लस 2x हो चुका है। और 5 की पावर 5 हो चुकी है बराबर 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। देखो 5 की पावर 5 से 5 की पावर कट चुका है। अब आपके पास क्या बचा है? 6 की पावर ये और 6 की पावर 5। यदि बेस बराबर है तो हम कह सकते हैं कि पावर भी बराबर होगी। 3.6 प्लस 2x बराबर किसके हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब मान निकालते हो तो 2x बराबर तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आपका 1.4 आ जाएगा और
तो x का मान कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 34 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कि जो 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो 2 भुजाओं को यदि हम घटाते हैं और 2 भुजाओं का योग करते हैं तो जो तीसरी भुजा है वो इनके बीच में होगी, इस प्रकार से। यानी कि तीसरी भुजा अन्य 2 भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होगी और अन्य 2 भुजाओं के योग से छोटी होगी। कहने का मतलब ये है, ये भुजा के लिए है। किसके लिए है, भुजा के लिए है, ठीक है, भुजा के लिए है। अब हमसे पूछा गया है गलत कथन। ऑप्शन नंबर 4 से बात करते हैं। 4 को देख लो सबसे पहले, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो देखो योग 2 भुजाओं का तीसरी भुजा से अधिक होता है, सही है, ये ऑप्शन तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक अन्य भुजाओं के साथ न्यून कोण बनाती है, ये बात भी सही है। कि जैसे समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण अन्य 2 भुजाओं के साथ कैसा कोण बना रही है, न्यून कोण बना रही है, ये हो चुका है। चाहे आप अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लो, ये सबसे बड़ी भुजा अन्य 2 भुजाओं के साथ कैसा कोण बना रही है, न्यून कोण बना रही है। यही कहा गया है कि जो सबसे बड़ी भुजा है अन्य 2 भुजाओं के साथ किस प्रकार का न्यून कोण बनाती है, तो ये ऑप्शन भी सही है, कथन सही है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, तो देखो किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या है, कम होता है, तो ये भी सही है। देखो यही हमने लिख रखा है, सही है, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योग तीसरे कोण के माप से अधिक होता है। तो देखो ये चीज नहीं होती है त्रिभुज के अंदर, ये होता है कि तीनों कोणों का योग होता है जो निश्चित होता है 180, इससे होता है डिसाइड कि कोण कितना होगा, न कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण के माप से अधिक होगा। यदि 2 कोणों का योग 120 आ चुका है तो तीसरा 60 कम आएगा। यदि 2 कोण छोटे हैं तो तीसरा कोण बड़ा आएगा। यदि 2 कोणों का योग 90 है तो तीसरा कोण दोनों के बराबर आएगा। तो इस प्रकार तीनों कोणों का योग बराबर होता है, न कि ये वाली चीज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो चुका है, आपका गलत हो चुका है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। अब देखो जब भी आप ऐसा सवाल देखो तो सबसे पहले आप है ना जिसका मान निकालना है उस पर थोड़ी सी निगाह डालो। अब यहां पर देखो x प्लस 1/x, एक चीज तो ये, और इसको जोड़ते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, x² प्लस 1/x²। तो देखो हमें क्या दिखाई दिया कि x प्लस 1/x है और पूछा गया x² प्लस 1/x², इसका मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखो इसको भी इस रूप में हम लिखने की कोशिश करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, आजकल सवालों में इस प्रकार से पूछने लग गए हैं, तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये चीज आप देखो नोट कीजिए कि मैं देखो किस प्रकार से इसको इस रूप में व्यक्त करता हूं। तो x² वाला पद और जिसमें कोई भी x नहीं आया है उन दोनों पद को हम साथ में रखेंगे, और जो x वाला पद है उसको हम दूसरी बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो मैंने x² प्लस 1 को तो इधर रखा है, 3x को उधर ले गया, तो उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये जो x है इसको यदि नीचे लाता हूं तो x² प्लस 1, तो इसके नीचे भी x आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां से मेरे पास क्या बचा, x, और इधर 1/x बराबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो एक तो हमें यही मान रखना है, ठीक है, तो यहां तो हम 3 रख देंगे। इसका मान यदि मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ये k के बराबर है, तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर आ जाएगा, k² - 2, यानी कि 9
k का स्क्वायर के 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी इसका 7 दोनों को जोड़ा तो 10 के बराबर आ चुका है। किसके बराबर आ चुका है? 10 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। तो अगली बार आप क्या करोगे, यदि सबसे पहले तो ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो उससे, कोई भी और संख्या, इसी प्रकार एक 1 दिया हुआ होना चाहिए। एक तो क्या दिया होना चाहिए? केवल एक्स स्क्वायर, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। दूसरा 1 दिया होना चाहिए। तो जो x के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे यहां पर क्या दे रखा है? -3 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ चिन्ह चेंज कर देंगे। यदि माइनस दे रखा है तो हम कह देंगे प्लस, माइनस दे रखा है तो प्लस। यही मेरा x+1 का मान हो जाएगा डायरेक्ट, यदि मैं लिखना चाहूं तो। इतना टाइम हम बचा सकते हैं ये जो हमने लिखा, मगर इसके लिए आपको एक बार ये पता होना चाहिए। तो आगे से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। x+1 का मान क्या होगा जब ऐसा दे रखा है? तो आप चेक करोगे, एक्स स्क्वायर का कुछ भी गुणांक नहीं होना चाहिए और 1 होना चाहिए एक। तो जो x का गुणांक है उसको साइन उल्ट के लिख देंगे। यदि माइनस दे रखा है तो प्लस, और प्लस दे रखा है तो माइनस। यहाँ पर माइनस दे रखा है तो -3 था, तो हमने प्लस का 3 कर दिया। तो इस प्रकार से तो आपके पास x+1 बराबर 3 आ चुका है। तो अब आप इसका मान निकाल सकते हो। हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। ध्यान रखिए। सवाल नंबर 39 की बात करते हैं, इसको हल करना है। अब देखो, बार है ना, यदि अभी तो बार क्या है, पॉइंट के बाद में, पॉइंट के जस्ट बाद में दो संख्याओं पे दे रखी है। हर हर टर्म के अंदर दो संख्याओं पॉइंट के बाद 2 पे दे रखा है। तो हमको क्या है कि इसको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, पॉइंट से पहले वालों को केवल जोड़ घटाव कर लो। जैसे ये 3 है प्लस का और ये 1 है प्लस का। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले की बात कर रहे हैं, 3 प्लस का है और 1 प्लस का है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये जो 2 क्या है? माइनस का है, तो 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले वाले की बात तो कर ली है कि 2 आएगा। अब पॉइंट के बाद वालों की बात करते हैं। तो पॉइंट के जस्ट बाद दो संख्याओं पर बार, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो तीनों में पॉइंट के बाद दो दो संख्याओं पे बार है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट कर दो। क्या करो, 36 और 33 को जोड़ दो। 36 और 33 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 9 और यहाँ से आपका 6, 69 आ चुका है। अब इसमें से आप 0.5 को घटा दो, यानी कि 0.5 को घटा दो, तो 5 को घटाया तो 4 आ चुका है। ये आपका 6 आ चुका है, 64 आ चुका है। ठीक है। अब आप क्या करो, 64 आ चुका है, लिख दो 0.64 बार, 0.64 बार। तो मेरे पास देखो, यहाँ से तो 2 लेंगे हम, 2, और यहाँ से 0.64 बार। ठीक है, तो ये हो चुका है। इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। पॉइंट से पहले वालों को डायरेक्ट सॉल्व कर लो और पॉइंट वालों को इस प्रकार से। यदि यहाँ पर बार है ना, किसी संख्या पर 1 पर दी होती या पॉइंट के बाद में अलग अलग तरीके से दी होती, तो फिर हमको क्या करना, सबको पहले भिन्न में चेंज करना पड़ता, फिर उनको जोड़ना घटाव करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 2.64 बार। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 56 की। x का मान आपको दे रखा है, y क्या है? x का उल्टा है। ठीक है, और इनका क्या करना है? स्क्वायर का योग निकालना है। अब देखो, यदि मेरे पास x और 1/x क्या है, x दे रखा है और 1/x दे रखा है, तो यहां पर भी मैं y को क्या लिख सकता हूं? x² + 1/x² लिख सकता हूं। यानी कि मेरे को किसका मान निकालना है? x² + 1/x² का मान निकालना है। अब देखो, x का मान आपको दे रखा है और 1/x का मान भी आपको दे रखा है। तो इन दोनों का यदि मेरे को योग करना है तो क्या होगा, क्या होगा? यदि x है और 1/x क्या है? इसका उल्टा है। तो x + 1/x यदि मेरे को निकालना है, दोनों का योग निकालना, तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला है 2। यदि ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू, यहाँ नीचे लिख देता हूं, 2 इंटू a² + b² और नीचे कर देंगे a² - b²। इस प्रकार से करोगे तो देखो, 2 तो है ही है, 5 √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 5 आ जाएगा।
1 का 1 होता है, 5 माइनस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर आपका 2 इंटू 6/4 हो चुका है। सरल करोगे तो ये आपका 2 से काटोगे तो 2 और ये 3 आ जाएगा। यानी x प्लस 1/x का मान आपके पास 3 आ चुका है। अब आपको मान निकालना है इसका, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपका 7 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज आप ध्यान रखना कि x प्लस 1/x का मान यदि मुझे निकालना तो कैसे निकाल, यदि मेरे को x माइनस 1/x का मान निकालना तो मैं क्या करता, 4 फिर a इंटू बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसका मान निकालना होता तो मैं ये करता। ये आपके पास डायरेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 58 की बात करते हैं। ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया। तो इसको क्या करेंगे हम, अब देखो ए की बात करते हैं। ए का स्क्वायर करोगे और बी का स्क्वायर करोगे, कहने का मतलब ये तो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकालना है हमें। जब आप ए का स्क्वायर करते हो तो मेरे को किसका करना पड़ेगा, 0.1 प्लस √09 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब बी का स्क्वायर करते हो आप 0.1 माइनस 0.9 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब स्क्वायर करोगे आप तो हमारे पास जो 2ab वाली टर्म्स आती है वो एक से प्लस आएगी, दूसरे से माइनस आएगी, दोनों कट जाएगी, तो उनकी जरूरत नहीं है। बाकी टर्म्स को लिखेंगे। 0.1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा, एक स्थान के बाद दशमलव आगे बढ़ जाएगी, यानी 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है। अब 9 का अंडरूट 0.9 का स्क्वायर करोगे तो अंडरूट हट जाएगा, 0.9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी यही संख्या आएगी, 0.1 तो 1 हो जाएगा, और ये बाकी दो संख्या आई थी 2ab उनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम खराब करें, उनको हमने काट दिया। एक माइनस का आता है, एक प्लस का आता, तो काट दिया है। अब यहाँ से क्या है आपके पास, देखो ये सेम है दोनों, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 0.01 प्लस 0.9। इस प्रकार से इनको यदि मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0.91 इतना आ जाएगा। इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो 91 को तो 182 आता है, और 2 स्थान के बाद पॉइंट लगेगी, यानी 182। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 74 की बात करते हैं। एक बॉक्स के अंदर 6 तो सफेद गेंद है, 7 काली गेंद है, तो इसमें से एक यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है और दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि मैंने 2 गेंद निकाला, कि मान लिया कि पहली गेंद निकाली वो सफेद निकली, और फिर एक और गेंद निकालता हूँ वो निकाली तो वो काली निकली, ठीक है। इस प्रकार से तो अब देखो ऐसे स्थिति में क्या होता है, प्रायिकता हमको निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा इसको भी। एक तो समझने वाला मेथड, कि देखो पहले मैंने एक गेंद निकाली, मेरे को 2 गेंद निकालनी है, अंदर वापस डालने की बात नहीं की है उसने, ठीक है। तो देखो टोटल गेंद आपके पास कितनी हो चुकी है, 13 हो चुकी है। एक थैली के अंदर 13 गेंद है, सफेद गेंद 6 है, काली गेंद 7 है। तो मैंने सबसे पहले एक गेंद निकाली और मान लिया वो गेंद सफेद हुई, ठीक है। क्या हुई, वाइट थी वो गेंद, तो वाइट टोटल गेंद कितनी है, 6 है। और उसके बाद में दोनों के क्या है, अलग अलग रंग के, तो अगली जो गेंद निकालूंगा उसका ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो पहली गेंद निकाली, टोटल कितनी गेंद थी, सफेद 6 थी, 6 में से एक गेंद निकाली। अगली गेंद निकाली, ठीक है, अगली गेंद निकाली, वो कितनी है, 7 है। कौन सी, ब्लैक, क्योंकि 2 गेंद निकालनी है, दोनों के अलग अलग रंग की होनी चाहिए। यदि पहली वाइट हो चुकी है दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। मैंने पहली गेंद यदि वाइट निकाली है, 6 थी, ठीक है। टोटल गेंद कितनी है, 13 है, तो 13 में से मैंने एक गेंद निकाली वो वाइट थी, तो उसकी हो चुकी है प्रायिकता। उसके बाद में दूसरी गेंद निकालते हैं तो अब अलग कलर की होनी चाहिए, वाइट निकाल लिए तो ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक कितनी है, 7 है। कितनी गेंदें बची है थैले में, टोटल 12 गेंद बची है, क्योंकि एक गेंद हम निकाल चुके हैं बाहर। तो 7 थी, ब्लैक 7 थी, तो 7 में से एक निकाली है, और टोटल कितनी बची है, 12, तो 7/12। अब एक चीज ये भी तो हो सकता था
कि मैं पहली गेंद निकालता वो ब्लैक होती और दूसरी वाइट होती, तब प्रायिकता क्या होती कि मैंने पहली गेंद निकाली वो ब्लैक, यानी 7 में से एक गेंद निकाली, इसी प्रकार 13 में से एक गेंद निकाली, ठीक है। फिर वाइट दूसरी बार निकाली तो वाइट गेंद, तो टोटल सफेद गेंद कितनी है, 6, 6 में से एक निकाली। और थैले में टोटल गेंद कितनी बची है, 12, तो 12 में से एक निकाली, तो 6/12। अब यदि आप इनको जोड़ते हो तो देखो दोनों 2 बार है तो हमने 2 लिख दिया है, और अंदर कितना हो जाएगा, 6 से ये कटेगा आपका, तो 6 से 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 7 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 13 और 2 26, या ऐसे लिख दो 13 × 2 हो जाएगा नीचे। अब इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, बचा आपके पास कितना, 7/13। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। दूसरे मेथड की जब हम बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं कि देखो आपके पास, आपने निकाली पहली गेंद, मान लिया सफेद, सफेद, तो 6 में से कितनी गेंद निकाली, एक गेंद निकाली, 6C1 कर दोगे। उसके बाद में 7 में से एक गेंद निकाली, 7C1 कर दोगे, ठीक है, 7C1 कर दोगे। नीचे क्या करोगे, कितनी गेंद निकाली, टोटल 13 गेंद थी, 13 में से 2 गेंद निकाली, ये आपकी प्रायिकता। अब देखो 6C1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 बार लिखना है, 6 लिख दिया, 7C1 का मतलब 7। अब 13C2 का मतलब क्या है कि हम कम करते हुए लिखेंगे, कितनी बार, 2 बार 13 से, तो एक बार तो 13 हो चुका है, और एक बार क्या हो चुका है, 12 हो चुका है, तो ये मेरा हो चुका है, हो चुका है। इसके बाद में जो देखो 13C2, इसी प्रकार से नीचे भी आता है इनके कि 13C2 को कैसे लिखते हैं, 13 12 2 1, ऊपर लिखा नहीं क्योंकि एक को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आ चुका है हमारे पास। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, इसको यदि सॉल्व करते हो आप तो देखो ये आपके पास 2 × 6 × 7/13 ये बचा है। तो 12 से 12 कट चुका है, आपके पास कितना आया, 7/13 आ चुका है, 7/13 आ चुका है, ये हो गया। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 82 की। सोने और तांबे को मिलाकर निर्मित 2 मिश्र धातु ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 है, और 5:11 है। यानी कि 2 मिश्र धातुएं ए और बी, 2 मिश्र धातुएं हैं ए और बी, उनमें सोने और तांबे का अनुपात 5:3 है, पहली मिश्र धातु में, और दूसरी में 5:11 है। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया, यानी समान मात्राओं को मिलाया गया है, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात पूछा गया है। इनको जोड़ने पे कितना आता है, 8 आता है। आगे बात करते हैं 5:11, इनको जोड़ने पे कितना आता है, 16 आता है। अब देखो दोनों की मात्रा हमें बराबर करनी है, तो क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक तो आपका 10 हो जाएगा, इधर करोगे तो, क्योंकि 2 से क्यों किया, इसको भी 16 बनाना है क्योंकि ये 16 है, मात्रा दोनों की बराबर करनी है, तो इसको 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 5 को 2 से किया 10 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, इधर आपका 16 हो चुका है। कितना हो चुका है, 16। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 16 था, तो इनको हमें चेंज नहीं करना है। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, बराबर मात्रा है, बराबर दोनों को मिलाया गया, तो कितना हो जाएगा, सोना तो हो चुका है 15 अनुपात, और तांबा हो चुका है 17 अनुपात। तो नया अनुपात तांबे और सोने का 15:17 हो चुका है। कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। 2 में क्या है, उल्टा दे रखा है आपको, हमें सोने तांबे का पूछा गया है। सवाल नंबर 85 की बात करते हैं। तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो ये आपको दे रखा है तेंदुलकर, स्वर देखो कहाँ पर है, 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 स्वर है, ठीक है।
दो शब्द चुनने, तो तीन स्वर कितने हो चुके हैं? तीन, तीन हो चुके हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्वर हमारे पास कितने हैं? तीन हो चुके। टोटल नंबर ऑफ तीन और तीन छः और तीन नौ, टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल अक्षर हैं 9 है। कितने अक्षरों को चुनना है? 2 अक्षर को चुनना है। तो तीन में से 2 अक्षर चुनने हैं, 3C2 हो जाएगा। और नीचे क्या करोगे? टोटल कितने हैं? 9, 9 में से 2 चुनने। ऊपर तो हम लिखते हैं संभावित घटनाएं और नीचे लिखते हैं टोटल घटनाएं। ऊपर तो ऐसी घटनाओं को जिनके घटित होने को सवाल में दिया गया है, और नीचे टोटल घटनाएं। तो स्वर कहा गया है कि स्वर में से 2 स्वर को चुनना है। टोटल 3 स्वर है, 3 में से 2 चुनने को हम 3C2 लिखते हैं। इसी प्रकार नीचे 9C2 हो चुका है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 × 2, 3 × 2, और नीचे क्या लिख दोगे? 9 × 8, 9 × 8, ये हो चुका है। अभी यदि मैं इसको सरल करता हूँ तो ये काटोगे आप, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1/12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। इस प्रकार से तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 22 फरवरी के कंप्लीट कर दिए हैं। यानी कि 22 फरवरी का प्रथम शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट के पेपर को हमने आज कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों ये कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।